हेलो, वेलकम टू स्टडी विथ राहुल। मैं राहुल जा एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 अप्रैल की कुछ करंट न्यूज के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले न्यूज की तरफ। अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी फ्यूचर में अब वीडियो आने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। आज का पहला न्यूज है, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के राज्य के बजट में की थी। राज्य ने अपनी कैशलेस मेडिक्लेम योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान, यानी सभी को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो गए हैं, जबकि यह योजना 1 मई को लागू होने के बाद निवासियों को लाभान्वित करना शुरू करेगी। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में 1576 पैकेज और विभिन्न रोगों के उपचार की प्रक्रिया को शामिल किया गया है, यानी अस्पताल में भर्ती होने से पहले ओपीडी जांच, दवाओं और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद जितने भी संबंधित पैकेज के संबंधित इलाज का खर्च भी मुफ्त में कर दिया जाएगा। यानी राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से है, विधानमंडल एक सदनीय विधानसभा, यहाँ पे 200 सीटें विधानसभा की, राज्य भारतीय संसद में यहाँ की राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें, उच्च न्यायालय राजस्थान में जोधपुर। दूसरे न्यूज की तरफ देखते हैं। आज का दूसरा न्यूज है, आईआईटी कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए विकसित की स्पर्श संवेदनशील घड़ी, यानी आईआईटी कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए, मतलब जो लोग अंधे हैं उनके लिए एक विकसित घड़ी विकसित की है जो स्पर्श संवेदनशील है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर और एक शोध सहयोगी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए सही समय में ज्ञात करने के लिए एक नोवल स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। घड़ी का विकास आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा ने किया, यानी इस घड़ी का विकास प्रोफेसर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव ने किया है। दोनों रूप में सहयोग मिलकर ये घड़ी का निर्माण किया है। घड़ी के बारे में हमने जो घड़ी विकसित की है यह स्पर्शशील इंटरफेस के साथ एक हैप्टिक घड़ी है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए समय पढ़ने के लिए आसान बनाता है। घड़ी में विभिन्न आकृतियों के स्पर्शनीय ऑकर इंडिकेटर्स होते हैं जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए उन्हें पहचानना आसान बना देते हैं, यानी ये घड़ी जो दृष्टिबाधित है उसके लिए पहचान में भी आसान बना देता है। उपयोगकर्ता को टच सेंसिटिव वॉच के ओवर इंडिकेटर को टच और स्कैन करना होता है, यानी ये टच और स्कैन करके काम करता है और विभिन्न वाइब्रेशन पैटर्न की मदद से, इसमें वाइब्रेशन पैटर्न की मदद से घड़ी समय की भी जानकारी देती है जो कि उपयोगकर्ता को आसानी से मिलती है। इस तरह व्यक्ति समय पढ़ने में भी सक्षम हो जाते हैं और ये घड़ी आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आज का नेक्स्ट न्यूज है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्लभ लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 की मंजूरी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन यानी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्लभ लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। नीति का लक्ष्य है दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना, जिसमें स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर केंद्रित किया जा सके। यह नीति प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और जिलों, प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक जांच और रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, क्योंकि जो दुर्लभ बीमारी इलाज के लिए कम लागत में यूज करना होता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रावधान की जाएगी उन दुर्लभ बीमारियों के लिए जो उपचार के लिए प्रस्तावित है, जिनके लिए एक बार
एक बार की उपचार पॉलिसी के समूह एक तहत सूचीबद्ध बीमारियों की आवश्यकता होती है। इसका लाभ पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पात्र आबादी को लगभग 40% तक बढ़ाया जा सकता है। जिसका जो जो पीएम जन आरोग्य योजना के इसके लाभार्थी है उस तक की भी ये 40% तक भी बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज। आज का नेक्स्ट न्यूज है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन। यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। जबरन पर्वत की तलहटी में 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूलों की पूरी तरह खिल चुके हैं। श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे जबरन वन पार्यान की तलहटी में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 5 दिवसीय ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन किया गया है। यानी यह आयोजन मनोज सिन्हा यानी उपराज्यपाल ऑफ कश्मीर ने किया है। यह जबरन पर्वत की तलहटी में 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूलों की तरह खिल चुकी है और यह डल झील के किनारे हो रहा है। फेस्टिवल के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। फेस्टिवल के बारे में सबसे पहले जानकारी, ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च को पर्यटकों और आम जनता के लिए खोला गया था। पिछले साल कोविड-19 की अभूतपूर्व स्थिति के कारण ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 से 7 अप्रैल तक चलने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल में एक पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा कश्मीरी लोकगीत संगीत का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पे एक बार पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी और इसमें कश्मीरी लोक संगीत का भी प्रदर्शन किया जाएगा और यह फेस्टिवल 3 से 7 अप्रैल तक चलने वाला है और यहाँ पे 25 मार्च को पर्यटकों की आम जनता के लिए खोला गया था पिछले साल, और पिछले साल कोविड-19 की वजह से यह फेस्टिवल नहीं हो पाया था। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज। आज का नेक्स्ट न्यूज है रूस ने बनाई जानवरों के लिए दुनिया की सबसे पहली कोविड वैक्सीन जिसका नाम है कार्नावैक को। रूस ने जानवरों के लिए सबसे पहली कोविड वैक्सीन बनाई है। देखते हैं। नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस में देश के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल खोजना डजोर में पंजीकृत किया गया है। रसेल खोजना डजोर पशु चिकित्सा और फाइटो सैनिटरी निगरानी के लिए संघीय सेवा की एक इकाई द्वारा विकसित जानवरों के लिए टीका को कॉर्निवैक को नाम दिया गया। यानी इस टीका का नाम है कॉर्निवैक को। टीकाकरण के बाद 6 महीने तक प्रतिरक्षा बनी रहती है, लेकिन खुराक के डेवलपर्स ने इसका विश्लेषण करना जारी रखा। इस वैक्सीन का उपयोग रूसी वैज्ञानिक के अनुसार वायरस उत्पीड़न के विकास को रोक सकता है। यह जानवरों में कोविड-19 को रोकने के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र उत्पाद है। यानी जानवरों के इससे पहले कोई वैक्सीन नहीं बनी थी। ये रूस ने सबसे पहले जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन बनाया है और ये जानवरों को कोविड-19 को रोकने के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र उत्पाद है। देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज क्या है। भारत में मनाया गया 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस। भारत में मनाया गया 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 58वां यानी 58 वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का मनाया गया। यह दिन हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोनों में माल के परिवहन के लिए सबसे अच्छी तरह से संगठित, सुरक्षित और ध्वनि के रूप में पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण के समर्थन में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यानी यह सब हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को, जो कि अंतर्महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से यानी दूसरे कोने में माल के परिवहन के लिए अच्छी तरह से संगठित, सुरक्षित और ध्वनि के रूप में पर्यावरण रूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण के समर्थन में जागरूकता फैलाने के लिए यह चीज किया जाता है। यह साल भारतीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का इतिहास क्या है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। पहली बार 5 अप्रैल 1999 के दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप MS लॉयटी
मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था। यह पहली बार उतारा गया था। जिस शिप का नाम क्या, पहला स्टीम शिप का SS लॉयल्टी। इस दिन भारतीय समुद्र क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को वरुण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कल के दिन, यानी 5 अप्रैल के दिन ही वरुण पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की। तो आज का नेक्स्ट न्यूज है, विश्व बैंक ने मिजोरम को $32 मिलियन की परियोजना को दी है मंजूरी। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम को 32 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने बोर्ड के मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट शीर्षक वाली परियोजना मिजोरम स्वास्थ्य विभाग और इसकी सहायक कंपनियों के शासन और प्रबंधन संरचना को मजबूत करेगी। यह परियोजना गरीबों और कमजोर लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। यानी जो लोग दूर रहते हैं, दूर दराज गांव के क्षेत्र में रहते हैं, उनको अच्छी तरह से स्वास्थ्य की सेवा मिल सके, सरकार का ये कदम है, जिसमें विश्व बैंक ने $32 मिलियन की समर्थन मंजूरी दी है। इस परियोजना के बारे में मुख्य केंद्र बिंदु राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मजबूत करना, भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ तालमेल बनाना होता है और इस तरह अस्पताल सेवाओं तक पहुंचने में वित्तीय बाधाओं को कम करना, गरीब परिवारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए जेब खर्चों से अधिक खर्च को रोकना और कवरेज का विस्तार करना होता है। मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के से राज्य भर के लोगों को लाभ होगा। यह अपने दैदानिक कौशल और दक्षताओं के निर्माण के साथ साथ योजनाएं और प्रबंधन क्षमता को मजबूत करके स्वास्थ्य कर्मियों को लाभान्वित करेगा। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की। यानी विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में पाया जाता है, US में। विश्व बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 को। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसका गठन हुआ था जुलाई 1944 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास और मिजोरम के मुख्यमंत्री है पू जोरमाथांगा, राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई। विश्व बैंक AIB ने पंजाब को $300 मिलियन के ऋण को, यानी विश्व बैंक के एक ही शाखा है, ने पंजाब को $300 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक यानी AIIB ने मिलके पंजाब को $300 मिलियन यानी लगभग 2190 करोड़ रुपए की नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य पीने की पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अमृतसर और लुधियाना के लिए पानी के नुकसान को कम करना है। संपूर्ण परियोजना को IBRD यानी विश्व बैंक USD $105 मिलियन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने $105 मिलियन और पंजाब सरकार ने $90 मिलियन द्वारा सह वित्त पोषित किया जाएगा। यानी इसमें से $300 मिलियन में से $105 मिलियन विश्व बैंक देगा और $105 मिलियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देगा और 90 मिलियन पंजाब सरकार के द्वारा यह किया जाएगा। यह नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए दिया जाएगा। इस परियोजना के बारे में जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को 30 वर्षों के लिए पानी की मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। यह 2025 के लिए 14.51 लाख और 2055 के लिए 22.11 लाख की अनुमानित आबादी वाले अमृतसर के निवासियों को लाभान्वित करेगा। वर्तमान में अमृतसर के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को मेसर्स लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड को 784.33 करोड़ रुपए की अनुबंध राशि प्रदान की गई है। लुधियाना परियोजना की कुल अनुमानित डिजाइन बिल लागत 1093.92 यानी 92 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने की अवधि 36 महीने है, यानी 10 वर्षों के लिए ऑपरेशन को और रखरखाव की अनुमानित लागत 270.73 करोड़ रुपए है। परियोजना के लिए कुल राशि 1364.65 करोड़ रुपए है, यानी इस परियोजना में कुल खर्च 1364.65 करोड़ रुपए है। अगर हम बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष वर्तमान में जिन लिकुन है। AIB का मुख्यालय बीजिंग चीन में है और AIB की स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल BP सिंह बदनौर और पता ही है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो का हुए रिटायर, यानी RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो
रिसेंटली रिटायर हो गए हैं। बीपी कानूनगो ने अपने कार्यकाल के विस्तार की सभी अपेक्षाओं को कम करते हुए 2 अप्रैल को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पर का पद त्याग दिया है। उन्हें 2017 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल को 2020 में 1 वर्ष और बढ़ाया गया था। आरबीआई के अन्य डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव, एमके जैन और माइकल पात्रा, यानी अभी वर्तमान में आरबीआई के और डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव, एमके जैन और माइकल पात्रा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो ताशकंद करेगा 2023 एआईबीए पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियंस की मेजबानी, यानी ताशकंद 2023 में होने वाले एआईबीए पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एआईबीए के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि एआईबीए पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में 2023 में होने वाली है, जो कि ताशकंद शहर को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान द्वारा सफल बोली प्रस्तुति के बाद 2023 में एआईबीए पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया है। एआईबीए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रमुख इवेंट उम्मीदवार शहर के पक्ष में मतदान किया है। बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव है और उज्बेकिस्तान की मुद्रा यहाँ पे उज्बेकिस्तान सोम चलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अल्फ्रेड ओहो ने 2020 एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है, यानी अल्फ्रेड ओहो ने 2020 के एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। लॉरेंस गुस्मान प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ कंप्यूटर साइंस अल्फ्रेड वी ओहो ने 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी यानी एएम ट्यूरिंग अवार्ड, जिन्हें अनौपचारिक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार यानी कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एसीएम को, है ना, कहा जाता है। ओहो ने अपने लंबे समय के सहयोगी जेफरी, उनके सहकारी सहयोगी जेफरी डेविड उलमाइन के साथ पुरस्कार साझा किया, यानी दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला है। अल्फ्रेड वी ओहो और जेफरी डेविड उलमैन को, है ना, दोनों ने मतलब कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, जिसे ट्यूरिंग अवार्ड के नाम से जाना जाता है, मिला है। ओहो और उलमैन ने 1967 में बेल लैब्स के साथ एक काम करना शुरू किया था और उन्हें शुरुआती प्रयासों में प्रोग्रामिंग भाषाओं का विश्लेषण और अनुवाद करने के लिए कुशल एल्गोरिथम विकसित करना शामिल था। यहां तक कि जब उलमैन ने 1969 में एकेडेमिया में करियर शुरू किया था, तब जबकि ओहो बेल लैब्स में रहे, उन्हें कई दशकों तक अपना सहयोग जारी रखा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन की नींव रखी थी और साथ ही साथ एल्गोरिथम डिजाइन और विश्लेषण में भी काम किया था। ट्यूरिंग अवार्ड के बाद गूगल इंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ $1 मिलियन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसका नाम एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर ही रखा गया, जो कि ब्रिटिश के गणितज्ञ थे या मैथमेटिशियन थे, जिन्हें गणितीय नींव और कंप्यूटर की सीमाओं को स्पष्ट किया था, इसलिए उनके नाम पे ये ट्यूरिंग अवार्ड का नाम रखा गया है। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सुमन चक्रवर्ती को मिलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार, यानी भारतीय नागरिक सुमन चक्रवर्ती को मिलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जेडी बिरला पुरस्कार और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में इसके अनुप्रयोगों के लिए चुना गया है। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग में एक संकाय सदस्य है, यानी वर्तमान में आईआईटी खड़गपुर में है। उनको जेडी बिरला पुरस्कार से सम्मान किया जाएगा। उन्हें भारत में शैक्षणिक संस्थान के ढांचों में पहली बार माइक्रोफ्लूइडिक्स प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, ताकि छोटे चैनलों के माध्यम से तरल पदार्थ के छोटे प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। एक प्रतिष्ठित अकादमिक होने के अलावा चक्रवर्ती ने ऐसी तकनीकों का आविष्कार किया जिन्हें न केवल पेटेंट कराया गया है, बल्कि व्यवसायीकरण के लिए औद्योगिक घरानों को लाइसेंस भी दिया गया है।
इस पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार विज्ञान या प्रौद्योगिकी कि किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल है। प्राप्तकर्ता को एक चयन बोर्ड द्वारा चुना जाता है, जिनके वर्तमान अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रिमा शाह, यानी INSA के वर्तमान में अध्यक्ष चंद्रिमा शाह है। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में मनाता है। खेल सभी समाजों में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो प्रतिस्पर्धी खेल, शारीरिक गतिविधि या खेल के रूप में हो। खेल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक स्वाभाविक साझेदारी भी प्रस्तुत करता है। खेल निष्पक्षता, टीम निर्माण, समानता, समावेश और दृढ़ता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। खेल और शारीरिक गतिविधि हमें संकट के समय कोविड-19 की तरह चिंताओं को कम करने तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद करता है। पेशेवर खेल दुनिया भर में कई लोगों को रोजगार और आय भी प्रदान करता है और कई समुदाय और क्षेत्रों की आर्थिक सफलता के लिए एक अभिन्न क्षेत्र भी है। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ट्राइफेड ने लॉन्च किया गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि, यानी ट्राइफेड ने लॉन्च किया गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव जिसमें संकल्प से सिद्धि की टैगलाइन है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है। यह एक 100 दिवसीय ड्राइव है जिसे 1 अप्रैल से शुरू किया गया था। यह अभियान 10 गांवों का दौरा करने वाली 150 टीमों को सम्मिलित करता है, जिनमें से प्रत्येक को ट्राइफेड और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्र में 10 गांवों का दौरा करना होता है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस अभियान के बारे में जानकारी देखते हैं। ये अभियान का मुख्य उद्देश्य वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। जनजातीय मामले के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अगले 100 दिनों में प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव और देश के 1500 गांव शामिल होंगे। वे आदिवासी कारीगरों और अन्य समूहों की भी पहचान करेंगे, उन्हें अभूतपूर्वकर्ताओं के रूप में सूचीबद्ध करेंगे ताकि वे जनजातीय भारत नेटवर्क, बौद्धिक आउटलेट्स और tribesindia.com दोनों के माध्यम से बड़े बाजारों तक पहुंच जा सके। यह उम्मीद है कि संकल्प के सिद्धि देश भर में आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र के पुनः परिवर्तन को प्रभावित करने में मदद करेगी। यानी जनजातीय मामले के मंत्री की बात करें तो ये अर्जुन मुंडा है हमारे। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मलयालम पटकथा लेखक पी बालचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया। मलयालम के पटकथा लेखक पी बालचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया। मलयालम पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, नाटककार और अभिनेता पी बालचंद्रन का निधन हो गया। वे पावम उस्मान नाटक से लोकप्रिय हुए थे, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1989 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और केरल व्यावसायिक नाटक पुरस्कार भी जीता था। बालचंद्रन ने उल्लादक्कम, पवित्रम, अग्निदेवम, पुनाराधिवसम 2000 में और कंपटी पाडम 2016 सहित कई फिल्में लिखी। उन्होंने इवान मेघ रूपम में निर्देशन से डेब्यू किया था। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है त्रिवेंद्रम लॉज, जो कि 2012 में आया था। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। शब्बीर खंडवाला बने बीसीसीआई एसीओ के प्रमुख। शब्बीर खंडवाला बने हैं बीसीसीआई एसीओ के प्रमुख। शब्बीर हुसैन शेखचंद खंडवाला बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख के रूप में बन गए हैं। इससे पहले वो गुजरात के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में कार्य कर चुके हैं। वो 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी 70 वर्षीय अजीत सिंह से पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया था। इससे पहले आईसीयू के अध्यक्ष थे अजीत सिंह। 2010 के अंत में गुजरात डीजीपी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद खंडवाला ने एस्कार समूह के साथ सलाहकार के रूप में काम किया और केंद्र सरकार की लोकपाल खोज समिति का भी ये हिस्सा रह चुके हैं। बात करें तो बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव जैसा अध्यक्ष सौरभ गांगुली और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित है और
1928 से। बढ़ते आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मियामी ओपन जीतने के लिए हरकच ने सीनर को हराया। मियामी ओपन जीतने के लिए हरकच ने सीनर को हराया है। पोलैंड के ह्यूबर्ट्स हरकच ने मियामी ओपन के फाइनल में इटली के 19 वर्षीय जैनिक सीनर को 7-6, 6-4 से हराकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है। हरकच अपने देश का पहला मास्टर्स 1000 चैंपियन बना। 2005 में पेरिस में टॉमस बर्डिस के साथ मास्टर्स प्रतियोगिता जीतने के लिए दुनिया का 37वां नंबर सबसे कम रैंकिंग वाला खिलाड़ी है ह्यूबर्ट्स हरकच। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।